मेरे प्यारे मित्रों, आज अब हम बात करेंगे राजनीति शास्त्र का। जो ये आपका सब्जेक्ट है प्रथम सेमेस्टर, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो आज मेरा जो यूनिट थर्ड राज्य क्या है और थोड़ा उसका परिभाषा बताना है। द स्टेट, व्हाट इज स्टेट, मीनिंग एंड डिफिनेशन, इसके बारे में बात करना है। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए थे, राज्य की परिभाषा देना था, राज्य के तत्वों की विवेचना करना था। ये आपके क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछे गए थे। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में राज्य पूछा है कि राज्य के आवश्यक तत्वों की क्या करना है, विवेचना करना है। ठीक है, कौन कौन से राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं, इसके बारे में बात करना है। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। अब जान लेते हैं कि राज्य के आवश्यक तत्व, ये भी 2022-23 से पूछा हुआ था। बस आपको केवल ध्यान से बातों को सुनना है, आपको पूरी तरह से इसका आंसर पता हो जाएगा। एक गेटल नाम के व्यक्ति हैं जो बताते हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो याद रखना है गेटल। क्या नाम है? गेटल। क्या नाम है? गेटल। 4 आवश्यक तत्व हैं। आज भी सुनो। जैसे पहला है जनसंख्या। देखिए, किसी भी राज्य का निर्माण होना जनसंख्या, पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन रहेगा तभी क्या राज्य बनेगा। दूसरा क्या होना चाहिए? भूखंड, जिसे टेरिटरी कहते हैं। ठीक है। तीसरा सरकार या शासन, गवर्नमेंट या रेनर। और चौथा होता है प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी। अगर ये चारों चीजें मिल जाएंगी ना, गेटल कहते हैं, तो भी राज्य बनेगा, स्टेट बनेगा। ठीक है। नहीं तो नहीं बनेगा। इसमें से एक भी कमी हो जाएगी तो राज्य का निर्माण नहीं होगा। समझे? अब बात करते हैं जनसंख्या क्या होता है। पहला टॉपिक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बस आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनिए बस। अब जो चीज नहीं समझ आएगा वो पूछ लीजिए बीच में। पहला क्या है? जनसंख्या। क्या है? राज्य एक मानव समुदाय है, तो पता ही है, जहां मानव वहीं पर राज्य है। इंपॉर्टेंट क्या है? जनसंख्या है। ठीक है। अतः जनसंख्या राज्य का आवश्यक तत्व है जो निम्न प्रकार से। इसके कई भाग होते हैं। पहला है, बिना जनसंख्या राज्य का अस्तित्व नहीं है। अगर जनसंख्या नहीं है तो राज्य नहीं है, कोई संकल्पना नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? जनसंख्या के संबंध में प्राचीन विचारकों का मत क्या है। अगर जनसंख्या है तो उसका प्राचीन विचारकों का मत क्या है। तीसरा क्या? आधुनिक काल विशाल जनसंख्या का समर्थन। आज समय देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है लगातार। भारत की जनसंख्या 135-40 करोड़ हो गया है। दुनिया का प्रथम कंट्री बन चुका है चाइना को पछाड़ करके। तो ये है। अगला क्या है? संघ राज्यों का उदय। संघ राज्यों का उदय। जनसंख्या की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। ठीक है। ये इतना टॉपिक हम पढ़ेंगे। राज्य में कितना हो गया? 1 2 3 4 और 5 टॉपिक। तो चलिए वन बाय पढ़ लेते हैं। बिना जनसंख्या राज्य का अस्तित्व नहीं है। अगर जनसंख्या नहीं है तो राज्य का कोई संकल्पना नहीं की जा सकती। पढ़ लेते हैं। लिकाक कहते हैं, लिकाक आगे देखिए, ऐसा नाम आएंगे, देखना है। लिकाक कहते हैं कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निर्जन प्रदेश में राज्य का गठन संभव नहीं है। निर्जन प्रदेश में भी राज्य का गठन हो सकता है, लेकिन वहां पर देखो हम हैं तो जीव है ना। तो निर्जन प्रदेश में कौन रहता है? एक जीव रहता है। अगर जीव है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाकर उसकी रक्षा करें, प्रोटेक्ट करें, उसके एक बाउंड्री बनाए, उनको खाने के लिए कुछ न कुछ दें। क्योंकि पूरे एनवायरमेंट की अगर साइकिल बनाना है, एक जो साइकिल बना हुआ है ना, चक्र जिसे कहते हैं, बायोलॉजिकल चक्र, बायोलॉजिकल साइकिल मेंटेन करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसके जीवन बचाएंगे, तभी हम भी बच सकते हैं। एक पूरा समुदाय है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि अकेले कुटुंब भी राज्य का गठन नहीं कर सकता। अकेला जो होता, अकेला व्यक्ति जो अकेला कुटुंब, एक मतलब परिवार है, राज्य नहीं बना सकता। राज्य बनाने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होना चाहिए, भूखंड होना चाहिए, सरकार शासन होना चाहिए, प्रभुसत्ता होना चाहिए। ठीक है। ये अनेक सामाजिक समुदायों में श्रेष्ठ। अतः राज्य की उपस्थिति के लिए अनेक कुटुंबों तथा समुदायों का सामूहिक जीवन होना आवश्यक है। सामूहिक जीवन रहेगा तभी। यही जनसंख्या चाहे वो अधिक हो या कम राज्य का गठन करते हैं। जनसंख्या के संबंध में प्राचीन विचारकों का मत। प्राचीन काल में राज्य का तात्पर्य नगर राज्य से, सिटी से लिया गया है। इस नगर राज्यों के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं। तो जहां पर राज्य होंगे वहां पर शासन क्या करेंगे? वहां होगा। क्योंकि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का युग है। इस काल के दार्शनिकों में छोटे राज्यों की वकालत की थी। प्लेटो ने अपनी पुस्तक लाज के, देखिए प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखा है लाज के आदेश से राज्य के लिए 5040 जनसंख्या का उल्लेख किया गया है। अरस्तु भी 1 लाख जनराशि की अत्यधिक बताया है। तो अरस्तु लाख ये क्या करते हैं? ये कंफर्म करते हैं कि जहां जनसंख्या रहेगा वहां पर ही क्या होगी? राज्य का निर्माण होगा। फिर कह रहा है कि जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि जो आत्मनिर्भर होकर सुखपूर्वक अपना जीवन कर। जनसंख्या इतना होना चाहिए जो अपनी आत्मनिर्भर हो करके अपने जीवन को क्या करे? व्यतीत कर सके। तीसरा पॉइंट क्या है? आधुनिक काल में विशाल जनसंख्या का समर्थन।
जिस समय तक यातायात और आवागमन के साधनों का विकास नहीं हो पाया था, जब तक कि प्रतिनिधि सरकारों का निर्वाचित प्रणालियों का प्रयोग नहीं होता था, तब भी छोटे छोटे राज्य उनमें चलने वाले प्रत्यक्ष जनतंत्र को मान्यता प्राप्त रही। इसका मतलब ये हुआ कि जब यातायात नहीं था, आवागमन नहीं था, लेकिन तभी भी कोई प्रतिनिधि नहीं बन के आते, तभी एक शासन होता था। भले ही क्या राजा का शासन होता, राज्य का निर्माण था। वो अपने जनता को क्या सर्वोपरि रखता था, अपने जनता के प्रति उदार होता था। निरंकुश भी हो सकता था, तभी राज्य था। एक क्या थी, अपना एक क्षेत्र था, अपना एक भूखंड था, अपना एक सरकार था, अपनी प्रभुसत्ता थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था आया तो सरकारें क्या हो गई, अपने जनता के प्रति सही हो गई। विशाल जनसंख्या वाले राज्य अधिक शक्तिशाली होते थे, अतः उनके गठन का प्रयत्न है। अतः आज सर्वत्र विशाल जनसंख्या राज्यों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। संघ राज्यों का उदय। यद्यपि मध्यकाल में भी छोटे छोटे को एक विशाल साम्राज्य से गठित होते हुए देखा जा सकता है, किंतु इन राज्यों को वर्तमान संघ राज्यों की तुलना नहीं की जा सकती। आत्मरक्षा व स्वावलंबन का जीवन करने तथा शक्तिशाली विशाल राज्य की स्थापना करने की भावना ने इसे अनेक संघ राज्यों का गठन आधार प्रस्तुत किया गया। अभी देखो अनेक अनेक राज्य संघ मतलब जो गठन होता है उसका कर दिया गया, राज्य संघ का गठन किया गया। तो अभी देखेंगे कि एक राज्य में बहुत सारे क्या होते हैं, टेरिटरी होते हैं, क्षेत्र होते हैं। इनका ये समुदाय का ये क्षेत्र होता है, इनका समुदाय का क्षेत्र होता है, ठीक है। एक जो कबीलाई थी, कबीलाई के रूप में क्या हुआ, अभी भी बटा हुआ है एक क्षेत्र उस क्षेत्र। लेकिन राज्य का जो नियम कानून होता है सब पे अप्लाई होता है, जो नियम कानून बन गया है वो सब पे होता है। जिनमें विशाल जनसंख्या निवास करती, भारत, अमेरिका, रूस आदि ऐसे राज्य है। राज्य की मतलब एक कंट्री, ठीक है, स्टेट। अब स्टेट में भारत में तो कई सारी स्टेट है, 28-29 स्टेट है ना, उसके टेरिटरी हैं। लेकिन अब जब ये हम बात करेंगे तो एक देश की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, राज्य की संकल्पना की बात करेंगे। जनसंख्या की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। राज्य के लिए जनसंख्या की कोई सीमा नहीं होती, राज्य कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। यह आवश्यक ही राज्य की जनता व भूमि की में एक निश्चित अनुपात हो। अनुपात ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता अपना भरण पोषण सुविधा से कर सके, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, वही तो राज्य होता है। अगर राज्य है, जनता क्या है, त्राही त्राही मचा है, तो राज्य की संकल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि जनता के आधारों का अगर पूर्ण परिवेश नहीं मिल रहा है, सुखपूर्वक जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है, तो कैसे राज्य का निर्माण होगा। वो दूसरे देश में क्या करेगा, दूसरे राज्य में प्रवेश करेगा, दूसरे उस राज्य के निवासी विदेशी आक्रमण से रक्षा करने पाने की समर्थ हो। गार्नर क्या कहते हैं, राज्य के गठन के लिए निवासियों की अधिकतम अथवा न्यूनतम संख्या का निश्चित नियम बनाना सर्वथा अनुपयुक्त है। राज्य के संगठन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पर्याप्त जनसंख्या होना आवश्यक है, तथा यह जनसंख्या राज्य की भूमि तथा साधनों के दृष्टि से अधिक नहीं होनी चाहिए। समझे, भूखंड क्या है, टेरिटरी क्या है। दूसरा, भूखंड राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। जनसंख्या का रहने के लिए निश्चित भूभाग का होना अति आवश्यक है। ब्लंटसली के शब्दों में जैसे राज्य का व्यक्तित्व आधार जनता, उसी प्रकार राज्य का भौतिक आधार प्रदेश है। जनता उस समय तक राज्य का रूप नहीं धारण करती जब तक उसका निश्चित प्रदेश नहीं है। भूखंड से संबंधित निम्न तथ्यों का होना आवश्यक। भूखंड के आकार का नियम नहीं है। भूखंड कितना बड़ा होना चाहिए, क्षेत्र हमारा कितना बड़ा होना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। वर्तमान में विशाल जनसंख्या में प्रवृत्ति, वर्तमान में विशाल भूखंड व राज्यों की स्थापना को प्रयत्न हो रहा है। इसके अलावा भूखंड का आशय केवल भूमि से नहीं है, भूखंड की महत्ता जन समुदाय से है। सरकार का शासन, फिर अगला आ जाएगा सरकार का शासन। अब हम बात करें भूखंड के बारे में। देखिए भूखंड में बात करें, भूखंड के आकार का नियम नहीं है। भूखंड के आकार का संबंध कोई निश्चित नियम नहीं है। प्राचीन काल में छोटे राज्यों को आकार में छोटे थे प्राथमिकता दी जाती थी। प्लेटो और अरस्तू ने ऐसे ही छोटे राज्यों को वकालत की है। रूसो भी प्लेटो से प्रभावित होने के कारण, देखो रूसो जो थे प्लेटो से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। राज्य का समर्थन करते। वर्तमान में विशालकाय राज्य भी और बहुत छोटे आकार व राज्य भी, रूसों का यह क्षेत्रफल बहुत संसार का छठा भाग था। जबकि सैन मारिनो का क्षेत्रफल 60 वर्ग किमी के इस प्रकार, चाहे छोटा क्षेत्र हो चाहे बड़ा क्षेत्र हो, वो हमेशा क्या है, राज्य के अंतर्गत ही आएंगे। वहां पर क्या होना चाहिए, बस एक शासन होना चाहिए। पर्याप्त स्थान प्राप्त हो सके, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर। वर्तमान में विशाल राज्य की प्रवृत्ति, तो वर्तमान में ध्यान देंगे कि आज के समय विशाल राज्य की प्रवृत्ति रखा गया है। उसके बाद भूखंड का आशय कोई भूमि से नहीं है। भूमि के अंतर्गत उस राज्य की खनिज पदार्थ, पहाड़, नदी, झील, वन सब क्या है, राज्य के अंतर्गत आते हैं। और राज्य उसका क्या, उसका उपयोग करता है, दोहन करता है, ठीक है, जैसा चाहे वैसा करता है। भूखंड से आकाश पर भी राज्य का अधिकार होता है। इस क्षेत्रों का उपयोग दूसरे देशों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संभव होता है। जैसे मान लीजिए हमारा देश है, इसके ऊपर जितना मेरा आकाश है,
उसके ऊपर भी क्या कर सकते अधिकार रख सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई मेरे देश के सामने उड़ रहा है तो मेरा अधिकार है उसको बंदी बनाना, हम बंदी बना सकते हैं, क्यों हमारे क्षेत्र से क्या हुआ है, गया हुआ है। उसके बाद सरकारी शासन होता है। राज्य के लिए शासन का सरकार होना अति आवश्यक है। ये राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व बन गया है। राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में सरकार राज्य की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। सरकार जो होता है राज्य की जो इच्छा शक्ति उसी के नियम पर काम करता है। शासन का अभाव अराजक व्यवस्था, अगर शासन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो वहां पर अराजकता फैल सकती है। ठीक है, गार्नर शब्दों में कहते हैं सरकार राज्य का एक ऐसा साधन जिसके द्वारा शासन नीतियां निर्धारित की जाती है, उसके हितों में वृद्धि की जाती है। अगर हितों में अभाव हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, राज्य की अराजकता क्या होगा, बढ़ेगा, राज्य में अराजकता बढ़ेगा। ठीक है, हितों का अभाव, अगर किसी पे इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो क्या करेगा, समाज में एक तरह से अराजकता फैलाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, शासन का अभाव, अराजकता बढ़ना। सरकार के कार्य क्या है, क्षेत्र में भिन्नता हो सकती है, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जात, अलग अलग क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो एक रक्षा व्यवस्था जो होना चाहिए, अशांति उत्पन्न हो जाएगा। उदारवादी राज्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया तो समाजवादी राज्यों सरकार के व्यक्ति आर्थिक नियंत्रण का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार सरकार के कार्य क्षेत्र भिन्नता हो सकता है किंतु इसके राज्य के गठन पर कोई अंतर नहीं आता। सरकार के विविध रूप हो सकते हैं, सरकार के कई रूप होते हैं, चाहे प्रजातांत्रिक सरकार हो, चाहे संसदीय सरकार हो, चाहे एकात्मक सरकार हो, चाहे संघात्मक सरकार हो, चाहे तानाशाही सरकार, सरकार तो सरकार भी होती है। ठीक है, अब जनता के प्रति कैसे काम करती ये निश्चित होता है। अतः किसी भी राज्य में चाहे कोई भी शासन प्रणाली क्यों न अपनाई गई परंतु वह स्थिर सरकार का होना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ब्लडसली के अनुसार यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी, अगर शासन अच्छे तरह से नहीं होगा तो क्या होगा, अराजकता होगी, राज्य में अंत और राज्य का अंत हो जाएगा। तो राज्य का ना होना, सरकार का ना होना, सरकार का ना होना ही अंत हो जाएगा। संप्रभुता, राजसत्ता, सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता राज्य का आवश्यक तत्व जो सहचर्यों से राज्यों को पृथक करता है। राज्य की ऐसी शक्ति है जो भू क्षेत्र अपने आदेशों कानूनों का पालन करती है। किसी भी शासन के लिए संगठित के निश्चित भूखंड की जनता तब तक राज्य नहीं कहला सकती है तब तक अपनी आंतरिक बाह्य समस्याओं को सुलझाने के लिए नीति निर्धारित नहीं की, क्योंकि एक राज्य बना हुआ है तो उसको उसकी समस्या को सुलझाने के लिए बाहरी समस्या हो तो अंदरूनी समस्या हो, उसकी एक नीति होती है। ठीक है, अगर वह स्वतंत्र नहीं है, अगर वह स्वतंत्र नहीं है तो वह राज्य की संकल्पना करना मुश्किल है। प्रभुसत्ता के संबंध निम्न तथ्य है, प्रभुसत्ता में राज्य के सर्वोपरि समुदाय बनाता है, क्योंकि अगर प्रभुसत्ता सही है तो वहाँ समुदाय क्या होगा, अच्छेत्र होगा, क्योंकि उस पर ऊपर कोई बलपूर्वक काम नहीं कर सकता है। बस समझे। इसके बाद बचा हुआ है कि सार्वभौमिकता या प्रभुसत्ता के कारण राज्य अन्य मानवीय समुदायों से सर्वोपरि विशिष्ट होता है। प्रभुसत्ता राज्य को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए प्रभुसत्ता जो होता है आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रभुसत्ता राज्य का प्राण है। देखिए प्रभुसत्ता क्या होता है, राज्य का प्राण होता है। यही प्रभुसत्ता राज्य को आंतरिक समस्याओं सुलझाने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंध होता है, क्योंकि हमारा अगर प्रभुसत्ता है, हमारा कहाँ कहाँ अधिकार है, अगर वहाँ तक क्षेत्रफल में अधिकार नहीं प्राप्त होगा तो हमें क्या होगा कि जो कानूनी अधिकार दिया गया है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर वहाँ कानूनी अधिकार वहाँ तक है तो हम वहाँ तक अपने अधिकार को रख सकते हैं, पा सकते हैं। एक राज्य में उसी प्रकार का दूसरा राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य में उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती। एक राज्य में दूसरा राज्य का निर्धारण नहीं कर सकता, कंपटीशन। ठीक है, प्रभुसत्ता के बाह्य स्वतंत्रता से प्राप्त होती है। जिन राज्यों के पास प्रभुसत्ता, राजसत्ता और सार्वभौमिकता का अभाव होता है वो परतंत्र देश होते हैं, किसी के गुलाम होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र नहीं होते, उन पर किसी विदेशी सत्ता का शक्ति का नियंत्रण होता है। 1947 के पूर्व भारत में ब्रिटेन का आधिपत्य था। भारत में जनसंख्या, भूखंड, सरकारें होते हुए भी राज्य नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन वाले जो थे अब भारत पर क्या किए हुए थे, अधिकार किए होते हैं। जब कोई देश प्रभुत्व संपन्न होता है अर्थात किसी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में नहीं होता तो विदेशी नीति स्वयं निर्धारित करता है, किसके साथ मिलना है, किसके साथ डिफेंस की बात करना है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को क्या करना है, मेंटेन करना है। राज्य एक ऐसा विभिन्न देशों से अपना संबंध है अपनी योजनात्मक आधार पर क्या करता है, चाहे अंदरूनी हिस्सा हो चाहे बाहरी हिस्सा हो, सबको क्या करता है, मेंटेन करता है। अब गार्नर क्या कहते हैं, गार्नर की दृष्टि से यदि बाह्य स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की कुछ थोड़ी सी मर्यादा भी होती है तो राज्य के गठन का बाधक नहीं होता है। वैसे तो प्रत्येक देश की प्रभुसत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों ने अनेक बंधन लगा रखे, किंतु यदि ये प्रतिबंध इस रूप में भी होते हैं जिस पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य रूप में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पर थे, तभी ये पूर्ण राज्य है। क्योंकि पूर्ण राज्य होने के लिए क्या है, किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई भी बाह्य शक्ति उस राज्य पर अपना प्रभुसत्ता नहीं रख सकता, अपना पावर नहीं रख पाए।
वहां पर जो नीति निर्धारण होना चाहिए एक समन्वय में होना चाहिए। अगर समन्वय में नहीं है नीति निर्धारण तो वह राज्य की संकल्पना करना। अतः निष्कर्ष का लगा सकते हैं कि निश्चित भूखंड पर बसे हुए मानव समुदाय का राज्य कहते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित तथा आंतरिक रूप से अपनी मामला को पूर्ण तरह निपटा सके, चाहे बाहरी मामला हो चाहे आंतरिक मामला हो, अपने आप को निपटा सके, वही राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो कह सकते हैं राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं 4 होते हैं। पहला क्या होता है? जनसंख्या होता है, दूसरा भूखंड होता है, तीसरा शासन या सरकार होती है, चौथा प्रभुसत्ता, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो ये हमारा क्या था? प्रश्न थे। अब प्रश्न का उत्तर था, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, एक बार 2 बार पढ़ेंगे अपने आप क्या होगा, सब तैयार हो जाएगा। अब इसके बारे में आप लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।